हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, मास्क पहन रहे होंगे, घर से बाहर निकल नहीं रहे होंगे बिना वजह, और अब निकलते भी हो तो सैनिटाइजर एंड मास्क का यूज करते होंगे, क्योंकि अब आपको ये सब प्रिकॉशंस लेकर फिर स्टडी करना है। ओके, तो चलो, आज हमारा जो टॉपिक है, बहुत दिनों से चल रहा है हमारा टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। डियर स्टूडेंट्स, इसका थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब ये जो थ्योरी पार्ट है उसको जो हमने लास्ट लेक्चर में रिवीजन भी लिया, वो जो समरी है वो अच्छी तरह से करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेने वाला हूँ जो एम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। एम्स एग्जाम में पूछे गए जो MCQs है बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अभी जो है एम्स अलग नहीं होती है। अब नीट एंड एम्स दोनों मिलकर ही एग्जाम होती है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर्स में जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो एक अंदाजा आता है हमें कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, या तो किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। यह सब अंदाजा आपको उस वक्त आएगा जिस वक्त आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर आते थे, ये सब चीजें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए एम्स के। एक्चुअली ऐसा है कि ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन फिर भी ये अलग एम्स में पूछे गए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जरा अच्छी तरह से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, अपने ही फिजिक्स जोन के नोट्स के ये क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे, अब मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए एंड उनके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। टू स्प्रिंग्स, ये देखो यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है, मैं उसको लगे तो थोड़ा जूम करता हूँ आपको समझने के लिए। Two springs of force constant K and 2K are connected to a mass shown in figure. These are the two springs. जिसका यूज करके इस मास को कनेक्ट किया है, मास स्मॉल एम है यहाँ पर। एंड ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है फर्स्ट के लिए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, K, एंड यहाँ पर है 2K। ओके, ये दो स्प्रिंग्स है एंड इन स्प्रिंग्स का ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है ब्लॉक के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमने देखा है, क्या फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर अ स्प्रिंग पेंडुलम, क्या फॉर्मूला देखा है हमने। यस, चलो एक मिनट। हाँ, तो हमने फॉर्मूला जो देखा है उसे समझो थोड़ा। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है वह स्प्रिंग्स जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, एंड जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज अटैच्ड टू दिस स्प्रिंग इन दिस वे। एंड यहाँ पर सेकेंड स्प्रिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। अब एक सिंगल स्प्रिंग होगी, अब सिंगल स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो वह है T2π√m/K। अब तो फॉर्मूले तो लर्न होना ही चाहिए आपको। अब T2π√m/K है। ओके, अब ब्लॉक का मास स्मॉल एम दिया है तो वही लेंगे हम, स्मॉल एम अपॉन के। अब फ्रीक्वेंसी मींस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करता हूं मैं, 1/2π√K/m फॉर अ सिंगल स्प्रिंग। एक ही स्प्रिंग होगी तो, बट क्या यहाँ पर एक स्प्रिंग है, नहीं, यहाँ पर तो दो स्प्रिंग्स है, टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड हियर। फिर नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ये दो स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन कौन सा है। उसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको सीरीज कब होता है, पैरेलल कब होता है, वो एक्सप्लेन किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, दिस टू स्प्रिंग्स आर इन
पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। गुड। तो k प्लस 2k हो जाएगा 3k, एंड इसीलिए अगर ये वैल्यू 3k आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके लिए, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा एफ एन न्यू, इस लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हो, बट फॉर्मूला होगा 1/2 पाई अंडर रूट kp मतलब 3k अपॉन स्मॉल m। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा आंसर हमें ऑप्शन में देखना है। तो इस ऑप्शन को देख लीजिए आप, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देता है ये 1/2 पाई अंडर रूट 3k अपॉन m, दैट इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन 1/2 पाई अंडर रूट 3k अपॉन स्मॉल m, ये रहा फॉर्मूला। दिखाई दे रहा है आपको, ये फॉर्मूला है। तो ये है 1/2 पाई 3k अपॉन m, वो थर्ड ऑप्शन। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके नीचे आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। Two springs are connected to a block of mass capital M placed on a frictionless सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें इग्नोर करना है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है। एंड बोथ द स्प्रिंग्स हैव स्प्रिंग कांस्टेंट के, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है यहाँ पर, मतलब उनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। पहले बताओ मुझे कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में माय डियर स्टूडेंट्स इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वैल्यू ऑफ 1। सीरीज है मतलब यहाँ उल्टे फॉर्मूले यूज करना रेजिस्टेंस के, 1/k प्लस 1/k, तो आपका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा सीरीज में k/2। पैरेलल में हम एडिशन करते, जो मैंने यहाँ पर बताया, पैरेलल में हम एडिशन करते, सीरीज में हम रेसिप्रोकल्स की सम करते हैं। तो वैल्यू ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स 2, तो k/2। अब हमें क्या करना है? फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी अगेन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वेट, यहाँ पर लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ 1/2 पाई अंडर रूट। यहाँ फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया k/m, k/2 अपॉन m, कैपिटल M है, तो f 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन 2m कौन से ऑप्शन में दिया है? तो दैट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। एम्स में पूछे गए ये क्वेश्चंस आपको अभी लग रहे होंगे आसान, लेकिन एम्स में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने नंबर लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन? कौन सी मोशन एसएचएम है? तो क्या करना होगा हमें? स्टेप्स याद है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट्स एसएचएम, उसमें पहला जो इक्वेशन है उसको सिलेक्ट करते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है, मैं अब इसको थोड़ा कम कर देता हूं, साइन ओमेगा टी, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं, ये लिख देता हूं मैं, राइट साइड में रख देता हूं, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अब हम लास्ट जो पार्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं। अब बहुत ही आसान है, स्टेप्स याद रखो। ये जो मैंने कहा है आपको साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये फर्स्ट पार्ट। ओके, ये फर्स्ट पार्ट, उसको चेक करते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट है वाई। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वाई जो है, वाई इक्वल्स टू लिख रहा हूं मैं ए, सॉरी, वाई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन ही है।
अब मुझे क्या करना है जरा ध्यान से देखो, इस y को मैं डिफरेंशिएट करता हूं एंड y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेलोसिटी। फिर आपका जो साइन कॉस इनके डेरिवेटिव जो है वो तो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। बट दूसरी एक बात है, जब आप ये याद रखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के डेरिवेटिव जो है वो परफेक्ट पता होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चेन रूल भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि चेन रूल यहाँ पर बहुत सारी बार आ रहा है। तो आप ये चीजें याद रखो कि चेन रूल जो है वो आपका परफेक्ट होगा तो ही आप ये इक्वेशंस अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो चेन रूल अगर आपने देखा नहीं है, मतलब किए नहीं वह एग्जाम्पल्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप उस चेन रूल को फिर से एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने रिकॉर्डेड वीडियो है डेरिवेटिव्स के, तो वह भी आप देख सकते हो उसके लिए। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वह डेरिवेटिव्स के रूल यूज करके ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब y का डेरिवेटिव v होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तब हमें याद रखना है साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। बट विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है ना, और यहाँ तो ओमेगा टी है तो इनटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा। क्लियर है? यहाँ पर माइनस साइन। अब cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। ये हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ओमेगा एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव, cos थीटा एंड sin थीटा का डेरिवेटिव विदाउट कंफ्यूजन आपको याद होने चाहिए। तो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पहले ऑलरेडी। अब अच्छी तरह से ध्यान दो और समझ लो, पहला फंक्शन हमें चेक करना है। पहला फंक्शन साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये ओमेगा टी है तो उसका डेरिवेटिव इंटू ओमेगा यहाँ लिखा सिर्फ, ये cos ओमेगा टी है, ये माइनस साइन है यहाँ पर। अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस। अब cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस, फिर से जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम तब। अब यहाँ पर ओमेगा है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो है वो cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो और समझ लो। अब मैंने क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस ओमेगा टी, तो ये एक्सेलरेशन है इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये दिखाई देता है कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ पार्ट है वो पार्ट एंड y मतलब सेम ही है? तो कैन आई राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में y? समझ में आ रहा है क्या? जरा फिर से वीडियोस बार बार देखो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश। डेरिवेटिव ऑफ y वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये आ गया। क्या कंडीशन आपको समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड माइनस साइन आई है विच शोज दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो यही तो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। दैट्स व्हाई हम बता सकते हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन SHM।
अब बाकी 3 इक्वेशन इसका मतलब SHO नहीं है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन से। तो चेक करो आप, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y आता है या नहीं। हो सकता है क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाए, इन्हीं इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देख लो इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर जो 17 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोच। अ लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव्स अप एंड डाउन इन SHM विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर। यूनिट्स पर बहुत ध्यान देना होता है हमें। If a mass of 10 kg which is placed on the surface is to remain continuously in contact with it, the maximum frequency of SHM will be। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसे समझो क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हो, आइडिया आएंगे आपको कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। मैं ये ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ क्या करना है इसमें। तो यहाँ पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एंड ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक मास रखा हुआ है 10 kg। ये 10 kg मास है, ये 10 kg मास है यहाँ। ओके, एंड वह वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है ऐसा, विथ एन एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। अब उसका कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए। लूज नहीं होना चाहिए मतलब, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये प्लेटफॉर्म है, ये पेन है। अब मैं ऐसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ उसे, नीचे ऑसिलेट हो रहा है ऐसे। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है वह, मतलब थोड़ा स्पीड ज्यादा होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, जैसे ये ऊपर जाने की टेंडेंसी है। जैसे वह नीचे आएगा, ये जो है वो हैंड मेरा नीचे आएगा, इसका कांटेक्ट लूज होगा। एंड ये कहां पर होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, ये प्लेटफॉर्म नीचे आने की टेंडेंसी, बट उस पर जो ब्लॉक है वो ऊपर जाने की टेंडेंसी, तो दोनों का कांटेक्ट लूज हो जाएगा। जस्ट लूज होता है उस वक्त। तो उस वक्त होता क्या है, जो ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, एंड उस पर सिर्फ एक्ट होगा फिर फोर्स। उस पर एक्ट होने वाला फोर्स होगा mg, दैट इज इट्स वेट। mg मतलब g होगा एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये पॉइंट याद रखना है, ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन होता है g। एक्सेलरेशन मतलब कौन सा? एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका फॉर्मूला हमने देखा एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर है ना, मैक्सिमम होगा इन मैग्नीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर जी। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट जी अपॉन एम्पलीट्यूड। हमें तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो चलो फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, या आप लिख सकते हो 2πf। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2π जो इधर ट्रांसफर करता है, 2π अंडर रूट जी अपॉन ए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। 1/2π अंडर रूट जी 10। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मीटर में कितना होगा? 10⁻²। अब देखो, हाँ 10⁻² न्यूमरेटर पर शिफ्ट करो, 10⁻² न्यूमरेटर पर शिफ्ट, 10⁻+2, और ये 10 मतलब 10 इंटू 100 हो गया वो। तो 10 इंटू 100 में 10 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, एंड 10 को स्क्वायर रूट में वैसे ही रखता हूँ फिलहाल में 2π। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 आ गया, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो जहां पर मैं लिख रहा हूँ। अब माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देने की कोशिश करो और समझ लो इस पर। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 3.14, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10? अब वहां 9 होता तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आता। 10 है मतलब 3 पॉइंट समथिंग ही होगा, एंड ये भी 3.14 है, 3.1 है अप्रोक्सीमेटली, मतलब दोनों आंसर। एंड आपका आंसर होगा 5 हर्ट्ज। एंड 5 हर्ट्ज आपको माय डियर स्टूडेंट्स दिया है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन में।
कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट, 5 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसे देखते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगा। फिजिक्स में रिजल्ट तो ही आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया उससे नहीं सॉल्व होंगे आपके न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यूज की खुद होकर प्रैक्टिस करनी होगी। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एस ए चार्म विथ पीरियड टी एम्पलीट्यूड एल अलोंग अ रॉड ए बी। एक पार्टिकल है, मैं वो डायग्राम आपको समझने के लिए नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। एक रॉड है से ए बी दिया है, उस पर पार्टिकल जो है वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे मैं यहाँ पर वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रॉड ए बी है एंड उस पर जो व्हाइट डॉट है वो पार्टिकल है एंड वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आगे क्या दिया है इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। आपको कहा है a particle executes simple harmonic motion of period t and amplitude l। l is the amplitude, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है। तो ऑफ कोर्स रॉड का डिस्टेंस उसके डबल मतलब 2l हो जाएगा, ये भी दिया है वहां पर। The rod itself executes simple harmonic motion of the same period and amplitude in a direction perpendicular to its length. Initially, both the particles and the rod are in their mean positions. Then path traced out by the particle will be. अब समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन। ये रॉड जो है यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये जो रॉड है इस रॉड पर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो एल है। बट और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये जो रॉड है वो खुद भी मूव हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ सेम टाइम पीरियड एंड सेम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन, फर्स्ट मोशन। तब उन दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, वो कौन सी मोशन होगी वो हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचते तो समझ में आएगा। देखो मैं पार्टिकल के लिए क्या लिख रहा हूं, फॉर पार्टिकल मैं इक्वेशन लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का फॉर पार्टिकल। आप ही मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? एक्स जस्ट में एक्स एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला ए एम्पलीट्यूड जो एल दिया है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है साइन ओमेगा टी पार्टिकल के लिए। फॉर रॉड आप क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला रॉड के लिए क्या लिखेंगे। तो रॉड के बारे में हम सोचते तो डियर स्टूडेंट्स जो रॉड है वह मूव हो रहा है उसको परपेंडिकुलर, मतलब हम कहेंगे अलोंग वाई एक्सिस। अगर पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस तो उसको परपेंडिकुलर मतलब ऐसे मूव हो रहा होगा रॉड, तो वो तो मूव हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग मैं आपको जो जो स्टेटमेंट्स बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एम्पलीट्यूड एल है, सेम एम्पलीट्यूड है उसका भी, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कॉस फंक्शन। बट उन दोनों में अगर कोई फेज डिफरेंस होगा तो वो फेज मैं यहां पर लिख देता हूं। अब हम देखेंगे y इक्वल्स टू एल कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज लिख दिया मैंने। अब दो चीजें, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव हो रहा है वो, एंड फेज डिफरेंस मैंने कहा पाई बाय 2 रेडियन। तो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारा इक्वेशन y का ये आएगा माइनस एल साइन ओमेगा टी। अब ये x देखो, x एल साइन ओमेगा टी है, y इक्वल्स टू माइनस एल साइन ओमेगा टी। एल साइन ओमेगा टी
ये जो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यल साइन ओमेगा टी की जगह हम लिख देते x। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन y इक्वल्स टू -x। एंड आपको याद है मैंने बताया था इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c तो 0 है, y इक्वल्स टू mx। यस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। x की जगह एक से माइनस साइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो m इक्वल्स टू -1 है, m equals to -1. What is m? Slope. Slope of that straight line. Tan theta. And tan theta अगर -1 है तो थीटा -45 डिग्री है, हम कहेंगे एंगल 45 डिग्री है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये होगा, आप देखो हाँ, स्ट्रेट लाइन। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन में देखते हैं, पहले तो आंसर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक के ऑप्शन में, तो स्लोप नहीं भी आया तो आपको आंसर आ सकता है ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट π/4 टू द रॉड। ओके, तो आपका ये आंसर है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान। सिर्फ मैंने आपको कहा है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, अच्छी तरह से करने की जरूरत है। या अगर आप एक बार अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखो ना, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, कुछ आसान होते हैं, सभी क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट होते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं, वो थोड़े से अबव एवरेज क्वेश्चंस होते हैं अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छी तरह से वीडियो केयरफुली देखना। A ball is suspended by a thread of length capital L at the point O on a wall which is inclined to the vertical. अब इसे समझने की कोशिश करो। ये देखो, रिजिड सपोर्ट, ऑलरेडी वॉल ऐसी इंक्लाइन है, ऐसी इंक्लाइन मतलब वर्टिकल से इंक्लाइन है टू द वर्टिकल बाय अल्फा एंगल, अल्फा एंगल दिया इधर। तो ये वर्टिकल पोजीशन एंड यहां पर एंगल अल्फा बना है। फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, जरा उसे समझने की कोशिश करो। A ball is suspended by a thread of length L as the point O on a wall which is inclined to the vertical. जो O पॉइंट यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, O पॉइंट हम वर्टिकली, ये वर्टिकल पोजीशन से ये बॉब जो है वो स्पेयर जो है वो अटैच किया है यहाँ इस तरह से। ओके, अब ये एंगल अल्फा बना है। अब आगे का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, द थ्रेड with the ball is displaced by a small angle beta away from the vertical and also away from the wall. अब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, इसको डिस्प्लेस किया, लेकिन कैसे? अवे फ्रॉम दिस वर्टिकल पोजीशन, बट अवे इधर भी आएगा इधर भी आ सकता है, अवे फ्रॉम द वर्टिकल एंड जो इंक्लाइन वॉल है उससे दूर, मतलब इधर डिस्प्लेस किया, इधर डिस्प्लेस किया। अब इधर डिस्प्लेस करेंगे तो उस डिस्प्लेस पोजीशन में यहां पर उस डिस्प्लेस पोजीशन में यहां पर आएगा वो स्फीयर, यहां पर आएगा वो स्फीयर। तो ये जो एंगल उसने बनाया है वो दिया है बीटा विच इज ग्रेटर देन अल्फा, लास्ट स्टेटमेंट में दिया। अब आपको क्या कहा है उसे समझो, उसे सुनो। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है इट इज डिस्प्लेस टू स्मॉल एंगल बीटा away from the vertical and also away from the wall if the ball is released and the period of oscillation of the pendulum when beta greater than alpha will be। अब स्टेटमेंट पर ध्यान दो, बॉल यहां से यहां गया, डिस्प्लेस किया, अब वहां पर नहीं है, वहां पर टाइम नहीं कैलकुलेट करना, अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं पहले। तो होता क्या है, यहां से वह यहां पर आएगा, इधर चला जाएगा, फिर वापस यहां पर आएगा, फिर इधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मीन्स दिस मोशन। तो आपको फाइंड करना टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
बट अब इधर का एंगल अलग है, इधर का एंगल अलग है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसे भी आपको अच्छी तरह से सुनना होगा। अब इधर जाने के लिए पहला जो टाइम समझ लो, जाने के लिए आने के लिए, ये वापस यहाँ पर आने ही वाला है। यहां से स्टार्ट करते हैं तो या तो हम ऐसे कहेंगे, अगर हम मोशन को यहां से स्टार्ट करते तो यहां पर जाकर मोशन को अगर यहां से स्टार्ट करते तो यहां पर आकर फिर यहां जाएगा, फिर वापस यहां पर आकर फिर इधर चला जाएगा, मतलब ऐसी मोशन होगी। ठीक है, टाइम अलग अलग है। ओ पोजीशन ऊपर है तो मैं यहां पर कोई तो भी पोजीशन लेता हूं, ए, इधर बी एंड इधर सी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ए टू बी जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसको मैं कंसिडर करता हूं T1, उसको मैं कंसिडर करता हूं T1। तो पहले बॉल कहां से जाएगा, जरा ध्यान से देखो, बी से स्टार्ट हुआ है तो बी टू ए, कहां से जाएगा, बी टू ए, टाइम लगेगा T1। फिर वापस आते वक्त फिर यहां से यहां तक जाएगा, टाइम T1। तो यहां से यहां तक का टाइम हम बोलते हैं, तो वो T1 प्लस T1 2T1 हो जाएगा। करेक्ट है, T1 प्लस T1 2T1 हो जाएगा। इधर लिख देता हूं 2T1। दिखाई दे रहा है कि आपको, जस्ट लेट मी चेक, T1। तो वो 2T1 होगा। एंड फिर से हम कहेंगे इधर से इधर जाने के लिए उधर अलग टाइम लगेगा, वह T2 कंसिडर करते हैं तो वह 2T2 होगा। तो दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें टोटल टाइम मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। तो अब हम इन टाइम पीरियड्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार। अब माय डियर स्टूडेंट्स, T1 तो हम कहेंगे T/2 होगा, टोटल टाइम, मतलब उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, लेट मी एक्सप्लेन कि यहां से एक ऑसिलेशन का ये 1/4 पार्ट है, 1/4, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है T1 जो बोल रहे हैं हम, तो ये T का 1/4 पार्ट है। एंड ये T का 1/4 पार्ट मतलब 2T/4, इसका मतलब T/2 हो जाएगा, वो हो जाएगा T/2। एंड ओमेगा का फॉर्मूला हमने देखा है, √G/L। ओके, तो टाइम पीरियड के लिए बोलते हैं हम, तो फॉर्मूला हमारे पास 2π√L/G है, 2π√L/G। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, 2π√L/G। अब जो मैं बता रहा हूं उसे समझ लीजिए। जो टाइम T1 है, 2T1 हम कहेंगे, 2T1 जो टोटल टाइम है वो T/2 है। अब T/2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2π का 2 कैंसिल होगा, √L/G आएगा। T/2 करते तो ऊपर जो 2 है वो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2T1 की जगह लिख देता हूँ आपका ये फॉर्मूला π√L/G प्लस, अब हमें फाइंड करना है 2T2। तो 2T2 के लिए जरा अच्छी तरह से हमें सोचना हो। देखो जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह। अब ये एंगल दिया है तो एंगुलर एसएचएम कंसीडर करते चलेंगे हम थोड़ा सा उसको। तो एंगुलर एसएचएम में होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, हम एंगुलर एसएचएम में कहेंगे थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एम्पलीट्यूड थीटा 0 साइन ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बीटा है। एंड ये एंगल अल्फा कंसिडर करता हूं मैं साइन ओमेगा टी। तो देखो अल्फा बीटा साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा अपॉन बीटा। तो ओमेगा टी होगा साइन इनवर्स, अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज्यादा है, अल्फा अपॉन बीटा, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। एंड फिर हम लिखेंगे जो
t है टाइम, वो होगा 1/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, एंड ये होगा T2। अब ये T2 है एंड हमें 2T2 फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? 2T2। तो चलो 2T2 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वैसे। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2T2 और 2T2 टाइम कितना होगा? 1/ओमेगा। अब ओमेगा का फॉर्मूला लिखा है मैंने √G/L, तो उसका रेसिप्रोकल ही कर देते हैं इसको। इस पर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। √G/L का रेसिप्रोकल होगा √L/G, एंड 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखो अब मैं समझा रहा हूँ। 1/ओमेगा, ओमेगा √G/L है, तो उसका रेसिप्रोकल √L/G होगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। आगे मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो एम्स का क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही। चलो अब 2T2 की वैल्यू हम इस हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2T2 क्या आ गया जरा देख लो। 2T2 2, जस्ट अब हम डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे उसको। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं उसको, एंड 2T2 को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं। देखो आप, ये 2T2 की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ डियर स्टूडेंट। चलो इधर G इधर लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, तो क्या आप ऑप्शंस के अनुसार चेंजेस कर सकते हो? अब उसमें ऑप्शन के अनुसार आपको अब चेंजेस करते आना चाहिए। क्या ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन में देख लेते हैं अब। टी टाइम पीरियड √L/G सब में कॉमन है, चलो √L/G कॉमन निकाल लेते हैं। √L/G कॉमन निकालते हैं, ये तो देख लेंगे। पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, √L/G कॉमन। ब्रैकेट में देखो, अब √L/G तो सब में है, उसको देखने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट में क्या देखना है हमें? पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। पाई प्लस 2 साइन इनवर्स पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एम्स में पूछे गए हैं, जिसके कारण जो अब एवरेज स्टूडेंट्स है, वह हम बोल सकते हैं कि उनके लिए होता है, वह रैंक में आने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं रैंकर्स, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड ये क्वेश्चन जो है नीट में भी आया था, मैंने सॉल्व करके दिए। नीट के पहले के लेक्चर्स आप देख लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी पूछा, तो क्या आने वाला है उसमें? यस, x²। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A 4 kg roller is attached to a massless spring of spring constant K, and K की वैल्यू दी है आपको। It rolls without slipping along a frictionless horizontal road. Okay, the roller is displaced from its equilibrium position by 10 centimeter and then released. इसका मतलब 10 सेंटीमीटर जो है वो एम्पलीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। इट्स मैक्सिमम स्पीड, ये तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है ए ओमेगा। अब ओमेगा, ओमेगा नहीं दिया आपको डायरेक्ट, तो क्या कर सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू के
एम ओमेगा स्क्वायर पता है आपको? ओमेगा स्क्वायर मतलब रूट के बाय एम लिख सकते हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, ओमेगा रूट के बाय एम। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस आपको। एम्पलीट्यूड कितना अभी लिखा है मैंने रेड लाइन में, 0.1 अंडर रूट के 100 अपॉन मास। मास कितना दिया है? मास कितना दिया है आपको? मास दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 4 kg। तो चलो 4 kg यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 0.1 इंटू 100/4, 100/4 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 5 इंटू 0.1 मतलब 0.5, नीचे ऑप्शन दिए हुए उसके। तो इसीलिए आपका आंसर होगा यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स के खास तौर पर बोर हो सकते हैं आप इसमें, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। रिजल्ट अगर आप चाहते हो फिजिक्स में तो प्रैक्टिस इज मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक इक्वेशन -x -b, आपको उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन स्टेटमेंट्स दिए ऑप्शंस में, वो पढ़ना है। इट विल ऑलवेज परफॉर्म्स द एसएचएम। क्या इसमें साइन कोसाइन फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस? नहीं, दैट्स व्हाई ये एसएचएम नहीं है। इट कैन नेवर परफॉर्म एसएचएम, दैट इज करेक्ट। आगे का स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पर इट कैन नेवर परफॉर्म द एसएचएम। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सॉरी ये सेकेंड स्टेटमेंट, ये ज्यादा करेक्ट। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर पीरियोडिक है ही नहीं तो हम कहेंगे वह ऑसिलेटरी, बाद में देखने की जरूरत है, टू एंड फ्रो है नहीं। पीरियोडिक भी हो सकती है एक आध बार, क्योंकि पीरियोडिक मोशन, all periodic motion are not necessarily SHM, but all SHM are periodic। स्टेटमेंट देखा हमने, एक्सप्लेन किया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 नीट में आया था, एक्सप्लेन किया है आप उस क्वेश्चन में, वहां पर आप चेक कर सकते हैं उसको। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा कि नीट में जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, एम्स में से भी पूछे गए हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह से ध्यान देना होगा इन क्वेश्चंस की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, जो नंबर है आपके सामने 27 अब दिखाई दे रहा होगा। द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इज 16 सेकेंड। इट स्टार्ट्स होगा, वहां पर प्रिंट मिस्टेक है वो, इट स्टार्ट्स। यहाँ पर वो आप समझ सकते हैं, इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजिशन। आफ्टर 2 seconds its velocity is 0.4 meter per second। the amplitude, तो माय डियर स्टूडेंट्स जरा देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं मैं। v इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा? वेलोसिटी, उसमें टाइम स्मॉल टी एंड टाइम पीरियड भी आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको, अब ऐसा फॉर्मूला अब आपको लिखना होगा। कौन सा होगा? गेस कर सकते हैं आप? गेस कर सकते हैं आप? यस, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अगर मोशन स्टार्ट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बात याद रखना है। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 0.4, एम्पलीट्यूड कितना है? इट स्टैंड्स मोशन आफ्टर इट्स, द एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/t एंड टाइम पीरियड आपको जो दिया है वो है 16 सेकेंड्स। तो 2π/16 मतलब π/8। चलो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं π/8 cos ओमेगा π/8 एंड स्मॉल टी टाइम दिया आफ्टर 2 सेकेंड्स। टाइम दिया आपको 2 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो 2 सेकेंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2/8 है मतलब π/4 है। आपको तो पता है π/4 की वैल्यू कितनी होती है। cos π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री है तो क्या होगा फिर? cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/√2।
2 करेक्ट है। अगर 1/√2 हम यहाँ पर लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला होगा 0.4a इंटू π/8 cos 45 1/√2। चलो सॉल्व करते उसको आगे। एम्पलीट्यूड इधर ही रखता हूं, ये सब पार्ट इधर लेकर चला जाता हूं, तो हमारा फॉर्मूला होगा 0.4 इंटू 8√2 अपॉन पाई। ऑप्शन पाई के टर्म्स में है क्या? नहीं, तो कैलकुलेशन करना होगा। चलो कैलकुलेशंस करते हैं। चलो कैलकुलेशंस करेंगे हम, जरा ध्यान से देखो। 0.4 ये डिवीजन में, इधर गए मल्टीप्लीकेशन एंड पाई आ गया डिनोमिनेटर। तो अब 8√2, 8 फोरजा होगा 32, मतलब 3.2 पाई 3.14 √2 3.2 पाई 3.1 अप्रोक्सीमेटली कैंसल। √2 की वैल्यू कितनी होती है वो तो आपको पता है, 1.4। अपना आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। शांत रहकर अच्छी तरह से सोचकर फिर आंसर जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। जल्दबाजी करोगे तो आंसर में गलती होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। ओके, याद रखना ये सब लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉटल वेइंग 220, अच्छा यहाँ पर कुछ तो भी प्रिंट मिस्टेक है, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ। 20 ग्राम and area of cross section 50 square centimeter and height the 4 centimeter oscillates on the surface of water in vertical position. Its frequency of oscillation, एक नया एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। सपोज अब मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर वाटर एंड यहाँ पर रखी ये बॉटल, कुछ पार्ट उसका इनसाइड द लिक्विड। प्रेस करेंगे तो रिलीज करने के बाद ऐसे ऑसिलेट होगी। ओके, अब ये जो ऑसिलेट हो रही है तो उसमें हम कहेंगे उसका जो वेट है, उस पर एक्ट होने वाला फोर्स वो कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो वो होगा डिस्प्लेस वाटर का वेट इक्वल्स टू, देखो अब मास मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ H इक्वल्स टू जो है फॉर्मूला आएगा m मास अपॉन एरिया इंटू डेंसिटी। चलो H कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है किस तरह से लिखना है। मास कितना है 22 ग्राम, एरिया कितना है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको देखना है ऊपर, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। यस 22 ग्राम ये एंड 50 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। चलो फिर अब हमारा आंसर क्या आएगा, एरिया 50 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस यूनिट में 1। तो याद रखना है हमारा जो फॉर्मूला होगा, सपोज मैं इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 44, मतलब 4.4 सॉरी 0.44 सेंटीमीटर आंसर होगा हाइट 0.44 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है टाइम फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे केस में आपको याद रखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√h/g, मतलब डेंसिटी पर डिपेंड नहीं होता है टाइम। अब 2π√h/g होगा तो उसका रेसिप्रोकल मतलब फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/2π√g/h f 1/2π√g, g लेते वक्त गलती नहीं करना। अगर आप ऐसा यूनिट में ले रहे हो 10 अप्रोक्सीमेटली h 44 सेंटीमीटर 10⁻² है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी का आंसर मिलेगा। तो ये हिंट दे दी मैंने, जरा आप अच्छी तरह से इसको कैलकुलेशंस करो एंड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे जरा आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो उसके कारण मुझे समझ में भी आएगा कि आपने आंसर मतलब पूरा वीडियो देखा है एंड आप कैलकुलेशंस करेक्ट है या नहीं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इलास्टिसिटी में देखा है हमने, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड इन अ ट्यूब। अभी बताएं, अगर मैंने आपको कहा एक यू शेप ट्यूब है, अगर यू शेप ट्यूब है एंड अगर उसमें लिक्विड है, इफ इट इज फील्ड विथ लिक्विड, तो ये लिक्विड माय डियर स्टूडेंट्स फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसा ऑसिलेट हो सकता है। मैंने आपको ये भी पहले लेक्चर्स में बताया था। तो यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला है जो मैंने अभी डिराइव किया है, 2π√h/g। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये एक न्यू फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जो ऑप्शन से हम पढ़ते हैं, मोशन पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक होगी, नॉन पीरियोडिक होगी, ये तो पीरियोडिक है, एंड सिंपल हार्मोनिक भी है। तो सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। टाइम पीरियड के फॉर्मूला में डेंसिटी है क्या, तो मैंने यहाँ पर मार्क किया था, नहीं है। तो दैट्स वाई हम कहेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। चलो और एक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम अच्छी तरह से। बोर भी हो रहे हैं आप, तो मैंने कहा दो पार्ट्स में देखो, लेकिन ये सब क्वेश्चंस एम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरे सामने हो नहीं है, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिलने चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में जी कितना होता है, 0, इसलिए टाइम पीरियड कितना होगा, इंफिनिटी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सोचना होगा। अ मास m is suspended from spring, negligible mass spring is pulled a little and then released so that the mass executes simple harmonic oscillations with the time period t. If the mass is increased by small m, पहले मास कैपिटल M था, अब स्मॉल m उसमें और ऐड कर दिया, and then time period becomes phi t upon 4, रेशो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M कितना होगा। चलो अब सब लोग अच्छी तरह से समझ लो इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास 2π√m/k। अब इनिशियली ध्यान से देखो, स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग सेम है, सिर्फ अब आपको क्या कहा है, टाइम पीरियड मास चेंज किया है, तो मैं कहता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब इसका यूज करेंगे, जरा ध्यान से। टाइम पीरियड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे समझ लो किस तरह से आप कर सकते हो। फाइनल केस में जो टाइम पीरियड है वो मैं टी डैश कंसिडर कर रहा हूँ, इनिशियल टाइम पीरियड टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, डायरेक्ट रिलेशन है। जब इनिशियली टाइम पीरियड टी था तब मास उसने बताया कैपिटल एम है, बाद में जो है उसी मास में और मास ऐड कर दिया स्मॉल एम, तो टाइम पीरियड चेंज हो, कितना हो गया, जरा क्वेश्चन में देख कितना हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इतना हो गया 5t/4, कितना हो गया 5t/4। तो रेशो फाइंड करना है स्मॉल एम टू कैपिटल एम, तो 5t/4 मतलब टी डैश की वैल्यू दी है, टी डैश की वैल्यू दी है आपको, तो टी डैश की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5t/4। जरा समझने की कोशिश करो इसे, 5t/4, टी डैश की वैल्यू ये है, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी वहां पर टी है। अब इन दोनों पार्ट को इक्वेट करते हैं हम, ओके। अब सॉल्व करते हैं उसको, टी टी कैंसल होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 16 कैपिटल M प्लस 16 इंटू स्मॉल m इक्वल्स टू 25 कैपिटल M। इधर वैसे ही रखेंगे 16 स्मॉल m, 25 M अगर इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस कर लेते इधर,
25m minus 16m, 16m इक्वल्स टू स्मॉल m एंड कैपिटल M में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 16m 25 माइनस 16 मतलब 9। अब स्मॉल m अपॉन कैपिटल M क्या होगा 9/16। तो माय डियर स्टूडेंट्स 9/16 हमें ऑप्शन में देखना होगा। कहाँ है ऑप्शन? तो ऑप्शन है फर्स्ट। अगेन मैं दिखा देता आपको जस्ट में 9/16 इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। अभी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे लगता है आप आसानी से बता सकते हो उसका आंसर। मैं सॉल्व करने के पहले वीडियो स्टॉप करके भी आप उसका आंसर पहले सॉल्व करो और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो वहां से आगे देख लो। देखो पढ़ने के बाद समझ में आया आपको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी ऑलरेडी। When the spring is replaced by two identical springs as shown, then the effective frequency is. Okay, frequency के लिए फॉर्मूला क्या? नहीं याद आया तो पहले टाइम पीरियड का लिख देने का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√m/k। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2π√k/m। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो फ्रीक्वेंसी है आपको कितनी दी है? 4 हर्ट्ज दी इसकी वैल्यू। अब दो स्प्रिंग्स कनेक्ट किए, दो स्प्रिंग्स कनेक्ट किए यहां पर। अब दो स्प्रिंग्स कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या करेंगे? आइडेंटिकल है। सीरीज में वैल्यू ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स k/2 इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम कहेंगे नेक्स्ट सीरीज में कनेक्ट किए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2π√k/m एंड k है k/2। k की वैल्यू कितनी है? k/2। फिर अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अगर वहां से √2 को अगर साइड में रख देते आप तो माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा जरा देखिए। fs ऊपर जो f लिखा है वो हो जाएगा अपॉन √2 एंड f तो 4 है। 4/√2 मतलब 2 × 2 अपॉन √2 मतलब 2√2 एंड दैट इज गिवन इन लास्ट ऑप्शन। 2√2 कौन सा ऑप्शन में दिए? लास्ट ऑप्शन में दिए। तो ये लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब सीरीज में हम कहेंगे 2√2 इज द आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टीज है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, बार बार आपको देखना है, इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।